वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने हैं और हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से हमने सिलसिला रोका था। मैं अब अस्मा साहिबा से पूछना चाहूँगी कि मैडम ये बताएं कि रोज़े में ख़वातीन का जो होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेशराइज तो होती हैं काम के हवाले से, बाहर की वर्किंग है, घर की वर्किंग है, तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है बेहतर तरीके से? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तो इसके अंदर मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। बेशक। ये ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे, और इसमें जो अचीव करना है वो क्या है? तक़वा। आपको ये हासिल करना है। तो ये जब हमारी नीयत होगी ना, सबसे मेन चीज़ ना नीयत का अखलास ही है। बिल्कुल। अगर आप अखलास के साथ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं ना, तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त माशरे के अंदर जैसा कि हमें दिखता है कि माशरा ख़वातीन के हाथ में, बिल्कुल, तो ख़वातीन के लिए तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी। जी बिल्कुल। और ये बात है कि इस्लाम ने ख़वातीन को जो है वो एक ख़ुसूसी जो है वो प्रोटोकॉल दिया है, मकाम दिया है, प्रोटोकॉल दिया है उनको कि देखिए उन्होंने जो है घर की चार दीवारी के अंदर जो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। और हदीस में आता है अल्लाह के रसूल उनका फरमान है कि उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जिसने जो है ईमान के साथ और जो है अपनी जो है इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए नमाज, रोज़ा और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों से जो है दाखिले की उसको नवीद देते हैं, खुशखबरी देते हैं। तो ये बहुत आसान है कि आप जो है वो इस तरह से अपना रोज़ा जो है वो रख कर, अच्छा मर्द जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, यानी मर्द के ऊपर जो इस्लाम ने ज़िम्मेदारी डाली, जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली है, वो इस औरत की भी डाली, इसके घर की भी डाली और इसके बच्चों की भी डाली, हर चीज़ की डाली। अब ये घर में बैठ के तो ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता ना, तो इसने तो बाहर निकल कर मेहनत करके, मुशक्क़त करके इस रोज़े के साथ इस सारी मेहनत और मुशक्क़त को उठाकर तो फिर अपने रोज़े को संभालना है। लेकिन ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अपने चार दीवारी के अंदर घर के जो है वो काम काज निपटा कर तो रोज़ा रख सकती हैं। फिर इसी तरह से हमारी वो बहनें जो बाहर जॉब करती हैं, तो उनको भी जो है वो देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के हुसूल के लिए ये महीना बहुत ज़बरदस्त है, और हर एक के दिल में ना एक नेकी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, कुदरती ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं भी जो है वो इससे कुछ हासिल कर लूँ ना। तो माशाल्लाह हम देखते हैं कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रोज़ा रख रही हैं, और इस मेहनत के साथ जो है वो आगे घर में आकर भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि नीयत, अगर वो बहनें जो डबल मेहनत कर रही हैं वो अपनी नीयत खालिस कर लें कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास जो है असलाफ़ में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं कि जिन्होंने घर की ज़िम्मेदारियों को भी उठाया और बाहर की भी, और उसके बावजूद अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी के अंदर अल्लाह की रज़ा हासिल करने में पूरी कोशिश करती रहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाते हैं वस्साइमीना वस्साइमात अअद्द लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, कि अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने वाले मर्दों ही के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी वादा किया है उनसे उनकी बख्शिश का और उनके लिए जन्नत का अजर अज़ीम का जो है अल्लाह ताला ने वादा किया है। सही कहा कि सारे आपकी इबादत का दारोमदार जो है ना वो नीयत पर आता है। तो आपकी नीयत सही है तो आपकी सारी इबादत कबूल भी होती हैं और उसका सिला भी मिलता है आपको। और दूसरा अल्लाह ताला ने औरतों को एक खुसूसी प्रोटोकॉल दिया है, जैसे कि अभी मैडम ने ही बताया कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने औरतों को एक खुसूसी प्रोटोकॉल दिया है और उनके लिए आसाइशें भी रखी हैं, और मर्द को भी इसका पाबंद किया है कि वो जो भी घर में औरत है उसकी जो है इज़्ज़त, उसकी माल की, उसकी हर चीज़, नान नुफ्का, हर चीज़ की जिम्मेदारी इस पे है। ये बड़ी अल्लाह ताला की। अच्छा, हमें ज्वाइन किया मज़हर मलिक साहब ने। मज़हर साहब, दीन और दुनिया हमें साथ लेके चलना चाहिए, तो आप भी
कारोबारी शख्सियत में से हैं, तो ये बताएं कि कभी आपके साथ भी डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? इनका आना तो लाजमी है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज के दौर में ये चीज़ें ना आए, ऐसा ही है। लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करना है, इसको प्रोसेस किससे गुजरना है कि ये आपकी जो एंजाइटी है या डिप्रेशन है या किसी आप स्ट्रेस में हैं, तो ये इनको कंट्रोल कैसे करना है, मेन चीज़ ये आती है ना। स्ट्रेस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं और डिप्रिशिएट करूँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उलमा कराम भी तशरीफ़ फरमा है। डिप्रेशन इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास्ट के हिस्से हैं, जो आपके गुजरा हुआ हिस्सा है, उसकी कोई आप टेंशन लेके घूम रहे हैं। स्ट्रेस वो है जो आज की मौजूद है, अभी यार क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो स्ट्रेस में आ जाती है। और तीसरा जो स्टेप आता है इसका, वो एंग्जाइटी कहता है, वो कल क्या होने वाला है, जो भी है, कल क्या होने वाला है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ बिला वजह का खौफ जो जहनों में आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं डिफरेंट इसकी। बेसिकली इसको मैनेज कैसे करना है, वो आपका इंटरनल सिस्टम जो है, आपका जो स्किल पावर्स हैं आपको, वो कैसे कवर कर सकती हैं। मेन तो चीज़ें यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली बात तो वही आ जाती है कि आपको विल पावर का यूज़ करना आता है। जब आपको विल पावर का यूज़ करना आता है तो आप इन मराहिल से आसानी से बाहर निकल आ सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आपके पास ऐसा है जिस पे आपको यकीन है, जो आजकल बहुत मुश्किल मिलता है, जिस पे आपको यकीन है कि यार मैंने इसको अपने अगर राज बता दिए तो ये कहीं और डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, तो आपके डिप्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे कुछ माहौल ऐसा बदलता है, क्यों कहते हैं ना, कोई कंधा रोने वाला हो, ऐसा कंधा जिसमें सर रख के रो लिया जाए, तो डिप्रेशन बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा कोई आपका दोस्त, कोई घर में कोई ऐसा फ़र्द, ऐसा कोई होना चाहिए कि जो आपकी बात को सुने, समझे और आपके बोझ को हल्का करे। बिल्कुल आपने सही कहा। और तो ये चीज़ें जो हैं 3-4 अगर मिल जाएं तो फिर आसानी से इन तमाम मराहिल से बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। मैं यही चीज़ डॉक्टर साहब की तरफ भी मैं आऊँगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इस माहौल में, ये जैसे अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये दौर ऐसा है, हम इन चीज़ों से भाग तो सकते नहीं हैं। हम ऐसे क्या सेल्फ प्रिकॉशंस कर सकते हैं और कैसे अपने आप को इस तरह से हम डिज़ाइन करें, अपने आप को इस तरह से मैनेज करें कि इन चीज़ों का प्रेशर कम हो जाए थोड़ा सा? जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी उन्होंने बिल्कुल जो पिन पॉइंट जैसे होता है ना, इन्होंने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बिल्कुल पूरा मेडिकल टर्म की तरह से डिफ़ाइन किया। उसके बाद उन्होंने जो बात की ना कि हम किसी से शेयर करें अपनी बात, ताकि राजदार ऐसा हो जो कि चीज़ों को राजदारी में रख सके, उसको हम मेडिकल टर्म में हम कैथारसिस कहते हैं, इंटरनल वेंटिलेशन। तो ये इंटरनल वेंटिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी चीज़ों को आप दूसरों के साथ शेयर करें, और हर बंदा जो है दूसरे बंदे से सीखता है। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैं अकेले कुल हूँ। जब ये बात होती है तो फिर आपके अंदर साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आती हैं। आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करें, अच्छी बातें जो है उनको आप अडॉप्ट करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें, और हम उसको अपनी मेडिकल और साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। मुस्बत सोचें, आधा गिलास खाली है या भरा हुआ है, वो मिसाल आपको पता है, तो आपने देखना है कि ये आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, आधा गिलास खाली नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो कि आपको डिप्रेशन से बचाती है। और उसके बाद देखिए, हम जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया, हम किसी वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं, हम एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा ताल्लुक़ अच्छे लोगों से भी है, बुरे लोगों से भी है, यहाँ पे कंपटीशन भी है, बिज़नेस के मसले हैं, तालीम के मसले हैं, फैमिली मसले हैं, मसलिस्तान कहना चाहिए जैसे आप, हर तरफ हैं। अब वही बात है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। सारी चीज़ है मैनेजमेंट की। कुछ चीज़ों के अंदर विल पावर अच्छी होती है, उनके अंदर मैनेजर स्किल्स अच्छे होते हैं। और जब शुरू में मैंने कहा था कि अपनी ख्वाहिशात तवक्कुआत को आप अपने कंट्रोल में रखें, तो आपके लाइफ में बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं महदूद करने से, और अपने आप को एक कनात पसंदी की तरफ लेके जाएँ। माशाल्लाह उलमाए कराम बैठे हैं, मैडम जो है आलमा ही बैठी हैं। मियाना रवी का जो कंसेप्ट है हमारे मज़हब में, उसकी बुनियादी वजह यही है। अगर आप मियाना रवी को अपनाएं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो मैं कहता हूँ हमारे बहुत सारे मसले जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती हैं। और आजकल ये है कि दूसरा एक ये है कि हमें इलाज बिल ग़िज़ा का एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। और उसके बाद एक है लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बीमारी का इलाज मेडिसिन के अलावा, जैसे फार्माकोथेरेपी या ड्रग्स या दवाइयाँ खाए बगैर जब हम करते हैं, तो आप उसकी तरफ जब आप जाते हैं,
आप अपनी ग़िज़ा ऐसी रखें जो कि आपको मेंटल प्रॉब्लम से बचाए, आपको मैदे का प्रॉब्लम है तो उससे आपको बचाए। जैसे कुछ बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ जाएं। आपने अभी बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। एक ये टैगलाइन हो गई, बी पॉजिटिव, कि हर चीज़ में बी पॉजिटिव हो जाए, बस काम हो जाएगा। दूसरा, अभी आप ये बात कर रहे थे, अच्छा आजकल डाइट जो है बेसिकली उससे भी मतलब मैंने देखा है, क्योंकि लोग पहले एक होता ना टाइम होता था खाने का, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस पर मलिक साहब से भी बात करूँगी कि एक टाइम है खाने का कि भाई सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, शाम का। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि भूख लग रही है, खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये बॉडी पे भी असरअंदाज होती हैं? देखिए, बुनियादी जो बहुत ही अच्छी आपने बात की डाइट मैनेजमेंट की, या जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। असल में है आजकल हम बहुत एक्सपेंसिव डाइट खाते हैं लेकिन हम न्यूट्रिशनस नहीं होती। ऐसे ही है। उसके अंदर जो है ना तवानाई कम है लेकिन एक्सपेंसिव है। और वो जो घर की जो होममेड जो ग़िज़ाएँ पहले होती थी, आजकल लोग उस तरफ हम जा नहीं रहे हैं। तो ये जो ग़िज़ा का बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में असर होता है। तो जो मैंने इलाज बिल ग़िज़ा की बात की, अपनी ग़िज़ा को आप सिंपल रखें, और सबसे बड़ी बात हलाल ग़िज़ा की तरफ जाएं, जो कि बुनियादी जुज़ है हमारी सेहत का। और उसकी सिलेक्शन में ये हो कि वो ग़िज़ा ताज़ी हो। ज़्यादातर जो आजकल हम फ्रिज आइटम खाते हैं, फ्रोज़न आइटम खाते हैं, जंक फूड के जैसे आपने जिक्र किया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बेवरेजेस हो गए, प्रोसेस्ड डाइट ना हो, नेचुरल डाइट हो, कम से कम फ्रीज़ की हुई डाइट हो, वो आप इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ ग़िज़ा के अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं पानी। बिल्कुल, पानी का तो हमें पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। और पानी, सिंपल पानी जिसे हम टेप वाटर कहते हैं या मिनरल वाटर जैसे आजकल है, जो नॉर्मल पानी है वो आप लें। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर अंसर है। तो हमारी हेल्थ को, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ की आप बात करें या उसको आप मेंटल हेल्थ की बात करें, दोनों में जो है ग़िज़ा का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आजकल ड्रग थेरेपी के साथ साथ अगर आप अच्छी डाइटिशियन के पास आप जाएं, इसीलिए आजकल जो अच्छे क्लिनिक्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के साथ डॉक्टर के साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, ताकि वो आपको बताता है कि आपकी कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि आपकी बॉडी के लिए फ्रेंडली है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसको हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ जब हम बात करते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज है, योगा है, और डिफरेंट तरह की, जैसे रमज़ान का महीना है, इससे बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती कि आप रोज़ा रख रहे हैं, 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और आपकी बॉडी की एक ओवरऑल जो है जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। तो जैसे आजकल लोगों के अंदर है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो अल्टीमेटली ये रमज़ान का जो महीना है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बेहतरीन जो है अल्लाह ताला ने डिज़ाइन कर दिया। जो आमतौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है, उसमें यह है कि शुगर के लिए लोग आजकल करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं, कार्डियक के लिए करते हैं। वो मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो डाइट रिस्ट्रिक्शन की तरफ चले जाते हैं, जो आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट की जो ज़रूरत होती है नॉर्मल बॉडी के फंक्शन की, वो भी आपको नहीं मिल पाते। तो उसकी वजह से आप कुछ और पेचीदा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा। तो आपने अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखना है, आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, टाइम टेबल आपने जो है अपना जो है जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं, आपने डिसिप्लिन बनाना है। तो डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तो महमूद रशीद साहब, हमें कौन सा कलाम आप जो है वो अच्छा, यहाँ महमूद रशीद साहब से मैं एक गुजारिश करूँगी। मेरे हस्बैंड ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि महमूद भाई से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि फासलों को तकल्लुफ़ हमें अगर सुना दें तो। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़
है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, और जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, और सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। बहुत खूबसूरत कलाम है ये, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक ये दिल को उतना ही छूता है, उतना ही असर करता है। और फिर आज वही यादें ताज़ा हो गई। और अभी मैं मलिक साहब से भी पूछना चाहूँगी, अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि इस दौर में डिप्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक तो दौर डिजिटल है, ऊपर से नफसा नफसी भी बहुत है। तो आप क्या समझते हैं कि हम रूटीन में इस पे लोगों से जो रवैये होते हैं हमारे, उस पे कितना ही असरअंदाज होता है? ऑटोमेटिकली जहाँ बात की आपने डिजिटल मीडिया के हवाले से और बात की अपने ग़िज़ा के हवाले से, तो ये दोनों का बहुत इफ़ेक्ट है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव लेना तो हम पे है, मगर इनका इफ़ेक्ट है, ये बात मानने वाली है। अगर हम डिजिटल बात करें तो उसमें हर वो चीज़ हमें नज़र आती है जो जायज़ भी होती है और नाजायज़ भी होती है। अगर हम ख़ुराक की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से, और ख़ुसूसन अगर हम आज की ट्रेंड का देख लें, जो आज ट्रेंड ग़िज़ा का चल रहा है, एक तो सबसे पहले हमारे पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है। हमारा नाश्ता जो होता है वो दोपहर में 1-2 बजे हो रहा होता है, दोपहर का खाना शाम में हो रहा होता है, रात का खाना कहीं 1-2 बजे जाके हो रहा होता है। तो जब ये ऐसा सिलसिला है तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है उसके भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है ना। तो जब वो 11 बजे के बाद, डॉक्टर साहब मेडिकल बेहतर जानते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जब वो 11 बजे के बाद रीप्रोसेस करता है अपने आप को और सुबह 4 बजे तक अपनी पूरी बॉडी को रीप्रोसेस करता है, बिल्कुल फ्रेश करता है, ऑर्गन रिपेयर्स हो रहे ठीक है। उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं? हम जब अपने बदन को वो रेस्ट ही नहीं देंगे तो हमारे बदन में बीमारियां तो आएंगी। फिर खुराक हमारी ऐसी है कि जिसमें कोई असलियत का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। जायके की तरफ हम चले गए कि जायकेदार होने चाहिए, उसके अंदर क्या डल रहा है, कैसे पक रहा है, कैसे चीजें भी असल मौजूद नहीं है, मिलावट वाली चीजें देखिए तो हर चीज़ हमें केमिकल वाली मिल रही है। बिल्कुल। दूध लेने जाएं, आजकल तो ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि जो अंडे मार्केट में आ रहे हैं वो भी केमिकल वाले। तो अब ऐसी जब हम जो अपने चावल है, राइस है, वो भी प्लास्टिक में आ रहा है, तो जब ये चीज़ें हम खाना शुरू कर देंगे तो कैसे कवर करेंगे? बिल्कुल। कोशिश तो ये करें कि हम अपने टाइम को सबसे पहले जो है ना, खुराक का टाइम जो है, नाश्ते का टाइम है सुबह 7:30-8 बजे, दोपहर का खाना 1:30-2 बजे, रात का खाना 8, 8:30-9 बजे। तो ये जो खाने का टाइम है ना, कोशिश तो करें हम इसी टाइम पे रहें। पहले दौर में होता था ऐसे ना है नहीं, आज मगरिब से पहले खा पी के और फिर मगरिब के नमाज पढ़ के सो जाते थे लोग। चलो आज थोड़ा सा हम, क्योंकि माशरे के साथ चलना है, तो आप इशा के साथ साथ रख लें, लेकिन हम इशा को भी भूल गए, हम बहुत लेट हो चुके। तो ये पहला तो हमें स्टेप ये लेना चाहिए कि हमारा जो टाइम टेबल है ना खुराक का, वो सही होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज भी यही है कि 7:30-8 बजे नाश्ता होता है, 1:30-2 बजे दोपहर का खाना और रात को 8:30 या 9 बजे। हमारा भी ठीक है, और सारे मिल के खाते हैं।
अगर कोई एक आध बाहर होता है तो उसका थोड़ा इंतजार कर लिया जाता है, और कभी-कभार अगर तो वो हो जाता है, rare case है। और अगर वो ज्यादा देर हो रहा है तो बाकी खा ले, जब वो आएगा तब। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, रेयर वो केस में रेयर होता है। केसेस होते हैं, ऐसा शादी ब्याह में भी हम जाते हैं तो कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन रूटीन आपकी यही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, अपनी डिजिटल के हवाले से बात करें तो जब से हमारे पास मोबाइल आ गया, हमारी नींदें हराम हो गई, सोते ही नहीं है। सोते नहीं है। रात को जब नींद बहुत तंग करेगी, सोते नहीं, बल्कि वो सोने नहीं देता हमें। हम, हाँ बिल्कुल सही है, वो नींदें हमसे छीन सोने नहीं लेता है। देता। अच्छा, कुछ लोग को स्क्रीन से नींद आ रही अगर हम होती है। देखें तो मोबाइल ने हमने बहुत सारे नुकसानात भी किए, फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन नुकसानात अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा किए उसने। बिल्कुल ऐसा ही हमसे उसने अपनी पर्सनल लाइफ छीन ली, दोस्त यार उसने हमसे छीन लिए, हमारी नींद हमसे छीन ली, हमारा सुकून हमसे छीन लिया, हमारी गैदरिंग, हमारे घर वाले हमसे छीन ली। मोबाइल होता है, हर बच्चा हर बड़ा अपने अपने मोबाइल में लगा होता है। 10 में लोग बैठे हैं तो 10 में 8 के पास मोबाइल होगा तो 8 अपना मोबाइल देख रहे होंगे और 2 बेचारे उनके मुंह की तरफ देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही हम है। क्या करें। तो हम आते हैं अब डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आप खिदमत खल्क कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और आज के दौर के अंदर मैं इसको कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप, मैंने देखा कि आप बहुत सारी एनजीओज़ चला रहे हैं, और कुछ आपने ऐसे पेशेंट्स या ऐसे वो घर जो इलाज के लिए आते हैं और वो फ़ीस ना दें तो आप उनसे फ़ीस भी चार्ज नहीं करते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा अपना बताइएगा हमें। मैं इस पर बात नहीं करूं तो ज़्यादा बेहतर है। देखें, जब नेकी की जाती है तो उसके लिए तशहीद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे अगर रग़बत किसी के लिए को, जी, मैं वो फ़ायदा ये हो रहा है हो। कि मेरा जो है ये पैशन होता है कि अगर मेरे पास 10 मरीज़ आते हैं तो 10 में से अगर मैं 3 या 4 अगर फ्री में देख लेता हूँ तो मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे यकीन करें, उसका ज़हनी और रूहानी सुकून मिलता है। एक बात होता है, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, जिसने हमें पता है कि इसने ठीक नहीं होना, सिर्फ उसने मैनेज होना है। मैनेज का मतलब है कि उसको आप किसी हद तक तो ठीक कर सकते हैं, उसको लेके चलना है, लेकिन उसको आप क्योर नहीं कर सकते। जैसे कुछ बीमारियों में होता है को क्योर की तरफ जाती हैं, बीपी और डायबिटीज़ और ये तो लॉन्ग टर्म है, तो फिर उसमें मरीज़ों को ज़रा ख्याल करना पड़ता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो बाकी दूसरी जो बात की आपने चैरिटी, वो मेरा पैशन है। अभी भी आप मेरे पास बिल्कुल कोई मरीज़ जो जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको आप बिल्कुल भिजवा सकते हैं, आपको मेरे सारे जगहों का पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई फंडिंग का सोर्स नहीं है, ये मैं आप यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ। मैं अपनी जेब से करता हूँ, कोई मेरे पास चैरिटी की फंडिंग नहीं है, या ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, या ना ही किसी इदारे की तरफ से, और ना ही मैं उस तरफ इतना जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, जो आप ना एक अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, जी हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर बात ये होती है कि जब आप एक चैरिटी कर रहे हैं तो उसको अपनी हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और आप, मेरा जो बुनियादी तौर पे वो मेंटल हेल्थ का है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उस लिहाज से जो है, और मुझे बुनियादी तौर पे इसके साथ एक मुझे खुशी होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने भी मुझे फिर इसमें कहा है कि ठीक है, हम भी आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। तो हमारे इरफान साहब आए मेरे साथ, अभी यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, तो वो भी मेरे साथ इस काम के लिए कर रहे हैं, और बस दुआ करें कि ये काम जारी रहे। अल्लाह ताला इस काम को आपके मज़ीद बढ़ाए, और हम भी दुआ गो हैं, क्योंकि ये जज्बा जो होता है इंसानियत की खिदमत का, अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है। ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने कही है कि उनको बड़ा मज़ा आता है काम करके, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।